हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैसा कि हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और रे ऑप्टिक्स में लास्ट डे हम लोग लेंस के बारे में पढ़े और हमने कहा कि लगभग अब ये लेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को एक बार हम थोड़ा सा स्टॉप करेंगे और अब आते हैं प्रिज्म पर। तो आज हमें पढ़ना है प्रिज्म। प्रिज्म भी आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिक्स में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म, जैसा कि आपने ग्लास प्लेट के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ग्लास प्लेट आपने देखा कि ग्लास प्लेट क्या करती है, लाइट रे को रिफ्रैक्ट करती है, दूसरी तरफ लाइट रे निकलती है तो अनडेविएटेड यानी पैरेलल निकलती है, बट पाथ से थोड़ा सा हटके, है ना। लेकिन उसी प्रकार से प्रिज्म भी एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम का पार्ट ही होता है। ये भी लाइट को डेविएट करने का काम करता है, लेकिन बस इसमें लाइट रेज इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल ना होकर के किसी एंगल पे हुआ करती हैं, यानी लाइट को डेविएट करने का काम करता है। यानी प्रिज्म का मेन फंक्शन क्या हो गया, लाइट को डेविएट करना। तो प्रिज्म के यूजेस क्या क्या हैं, प्रिज्म है क्या, भी तो बताया, लाइट को डेविएट करने का काम करता है, रिफ्रैक्टिव मीडियम का एक पार्ट होता है। लेकिन कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है, इसके शेप के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करें तो इसका शेप जो है टू इंक्लाइंड प्लेन से घिरा होता है। ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम का वह पार्ट है जो टू इंक्लाइंड प्लेन से घिरा होता है, मतलब ऐसे, बिल्कुल ऐसे होता है, हाँ? घिरा होता है। और इसका बेस जो है वो भी प्लेन होता है। तो प्लेन बेस पर टू इंक्लाइंड सरफेसेस से बाउंडेड कोई रिफ्रैक्टिव मीडियम प्रिज्म कहलाता है। कहेंगे सर क्या इसकी लेंथ वेंथ भी कुछ होती है? बिल्कुल। इसको क्या करते हैं, टू प्लेन सरफेसेस परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये सरफेस हो गई रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई, ये भी, हाँ, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे दोनों। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के परपेंडिकुलर प्लेन से कट कर दिया जाता है, इधर भी और इसके जस्ट अपोजिट साइड यानी इधर भी। तो ऐसे आपको एक लगभग छोटा सा पार्ट मिल जाता है जो कि प्रिज्म कहलाता है। इसकी दो सरफेसेस जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कहलाती हैं, इंक्लाइंड होती हैं। बेस भी इनका प्लेन होता है और इनके क्रॉस सेक्शंस भी प्लेन होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं। तो आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। ए बी सी डी ई एफ। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। एक प्लेन है ए सी एफ डी, दूसरा प्लेन है ए बी ई डी। ये दोनों प्लेन इंक्लाइंड हैं, इनके बीच में ये एंगल है, मान लीजिए ए। इनका बेस जो है प्लेन है, तो इनको हम नेमिंग देते हैं कि ये सरफेस है, दूसरी ये, ठीक, ये वाली। इन्हें रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। इनकी नेमिंग की जाए ए बी ई डी, ए बी ई डी एंड ए सी एफ डी, ए सी एफ डी।
रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गई। तीसरी सरफेस जो इधर नीचे बच रही है वो है बेस, BEFC, BEFC बेस हो गया, ठीक। एंड द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस intersect each other in a straight line known as refracting edge. ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन में मिलती हैं, इसी स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। एंड ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म ऑब्टेन्ड बाय कटिंग इट with a plane perpendicular to refracting surfaces is known as principal section। जी ये है ना, क्या बोलते हैं, ABC एंड DEF, इसे प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं अलग से बना दूं, ABC इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, ABC इज द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। एंड रिफ्रैक्टिंग एज पर, मतलब दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जितने एंगल पर इंक्लाइंड होती हैं उस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे से जितने एंगल पर इंक्लाइंड होती हैं उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ओके, प्रिंसिपल सेक्शन की बात भी क्लियर हुई ना। हाँ, प्रिज्म को आप क्या कर रहे हैं, उसके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के परपेंडिकुलर प्लेन से कट कर रहे हैं, तो जो आपको सरफेस दिखाई दे रही है वो क्या है? यही है प्रिंसिपल सेक्शन। रिफ्रैक्टिंग फेसेस जितने एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइंड है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। और थर्ड सरफेस है जो इनको बाउंड करके रखी हुई है वो है बेस। इस तरह से मुझे लगता है आपको प्रिज्म क्या है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इसका प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। आइए रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। प्रिज्म पर लाइट रे का रिफ्रैक्शन कैसे होता है ना? रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। Consider a cross section of a prism ABC. Let us consider ABC is the cross section of a prism, that is surface AB and AC are refracting surfaces. This is the angle of prism. Consider a light ray incident to its one of the refracting surfaces. Take here normal n. N1 is the normal. Consider a light ray is incident at one of the refracting surfaces at an angle I. It has to go in this direction, but due to refraction, it turns towards normal because refractive index of the prism is greater than that of surrounding. Therefore, it gets turned towards normal, and this is normal. Therefore, it is refracted along this line. Okay. It is not necessary that this line is perpendicular to base. It's not necessary, but it may be. In some cases, ये जरूरी नहीं है, but ऐसा हो सकता है। Incident ray is PQ, refracted ray is QR, and consider
normal at this point r to the second the refracting surface, light rays moving from denser medium to rarer medium, therefore it get turned towards, sorry, away from the normal. It turns away from the normal and emerges at an angle I dash, and emerges at an angle I dash, or we can write it E. Why? Because it will be known as angle of emergence, angle of emergence. Okay, this finally refracted ray is known as emergent ray, incident ray, refracted ray and emergent ray. ओके, बात को ध्यान में रखिएगा। इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसे रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं और इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट केस आती है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। बाहर निकली रे आरएस हो गई। ठीक, हमको पता करना है इस प्रिज्म ने लाइट को कितने एंगल से डेविएट किया, यानी ये वाला जो एंगल है इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और यही पता करना है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ओके, ये क्यों डेल्टा को एंगल ऑफ डेविएशन क्यों बोला? क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और इमर्जेंट रे की डायरेक्शन ये है ना। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है वही ना होगा एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, यही हमको पता भी करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इन द टर्म्स ऑफ प्रिज्म एंगल। तो लेट्स कंसीडर हियर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज r and here angle of incidence is r dash। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों? इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, बट हम r डैश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये अंदर का एंगल रिफ्रैक्टेड रे के लिए एंगल है, तो इसलिए दोनों को मैंने r से रिप्रेजेंट किया हुआ, एक को r से एक को r डैश। ओके, नॉर्मल ये दोनों एक n1 एंड n2 एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम कैपिटल N समझ लें। तो आइए अब फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी। ओके, जरा आप विचार कीजिए और इस एंगल को आप डेल्टा 1 कहिए और इस एंगल को आप डेल्टा 2 कहिए। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 के लिए डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल है ना, माना यहाँ पे इसको हम टी पॉइंट मान लें, तो टी क्यू आर में इन ट्रायंगल टी क्यू आर क्या होगा? डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और अगर आप देखिए इसमें तो डेल्टा 1 की वैल्यू होगी आई माइनस आर। नहीं भैया, ये स्ट्रेट लाइन इंसिडेंट रे स्ट्रेट लाइन वर्टिकली अपोजिट एंगल इधर आई तो इधर भी आई, टोटल एंगल आई होगा। इतना थोड़ा सा आर है तो बचा हुआ आई माइनस आर। तो डेल्टा की जगह पे हम लिख सकते हैं आई माइनस आर प्लस, ऐसे ही जरा आप विचार कीजिए डेल्टा 2 के बारे में। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ई और डेल्टा 2 प्लस आर डैश। ई विल बी इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस आर डैश बिकॉज दिस टू कलेक्टिवली आर द अपोजिट एंगल ऑफ द ई। ए का जस्ट अपोजिट है दोनों को मिला के। तो
ये लिख सकते हैं डेल्टा टू की जगह पे ई माइनस आर डैश, ई माइनस आर डैश। इट कैन बी रिटन एज डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश वाई। नहीं, यहाँ पे आई डैश नहीं, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, ई ले रखा है। आर प्लस आर डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आर प्लस आर डैश प्रिज्म के भीतर का एंगल है, जिसको मेजर करना हमारे लिए थोड़ा टफ काम है, तो इसको हटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे हटा सकते हैं। इसके लिए हमको विचार करना होगा दो बात पर। एक है ट्रायंगल क्यू एन आर, ट्रायंगल क्यू एन आर, और दूसरी बात जो होगी हमारे पास रेक्टेंगल ए क्यू एन आर। दोनों को लेके सॉल्व करें तो आर प्लस आर डैश को एलिमिनेट करने में हम पॉसिबल यानी सक्षम हो जाएंगे प्रिज्म एंगल के टर्म में। तो आइए हम बात करते हैं ट्रायंगल क्यू एन आर को, है ना। इन ट्रायंगल क्यू एन आर क्या होगा, आर प्लस आर डैश, ये एंगल नॉर्मल्स के बीच का एंगल है, एन ही लिखेंगे। आर प्लस आर डैश प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180। और यहां से देखिए इन रेक्टेंगल ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर क्या होगा, एंगल ए प्लस 90, बिकॉज नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल 90 है, तो यहाँ पे क्यू वाला एंगल जो है 90 लिखा जाएगा, प्लस एंगल एन प्लस नॉर्मल और सरफेस के बीच में अगेन 90 है, यहाँ पे 90 लिखा जाएगा। हाँ, सीधा सीधा ये नॉर्मल हो गया और ए सीधा सरफेस, सरफेस और नॉर्मल के बीच में एंगल 90, तो यहाँ पे 90 इक्वल टू 360। एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3, और इसको इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 2 में से 3 को माइनस किया तो क्या आने वाला है, आर प्लस आर डैश, देखो माइनस करेंगे एन एन तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये बचेगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 180 0, मीन्स आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू एंगल ए आ गया, आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू एंगल ए आ गया। इक्वेशन नंबर 4, और 4 एंड 1 को साथ में लिया जाए, फ्रॉम एंगल 1 एंड 4 क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस एंगल ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, सॉरी माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये आएगा एंगल ऑफ डेविएशन। मुझे लगता है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है। क्या है, इंसिडेंट रे इमरजेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन है, और डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये भी आपको क्लियर ही है, नो प्रॉब्लम। पहली बार का डेविएशन डेल्टा 2, दूसरी बार का डेविएशन, ये देखिए इधर जाना था ना, इधर हो गया, ये डेल्टा 2 होगा, पहली बार का डेविएशन प्लस दूसरी बार का डेविएशन, टोटल डेविएशन, और डेल्टा 1 इक्वल टू आई माइनस आर होगा। बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल टोटल एंगल तो आई होगा, उसमें से आर को माइनस कर देंगे, डेल्टा मिल जाएगा आई माइनस आर। जैसे यहाँ पर डेल्टा 2 इक्वल टू ई माइनस आर डैश, माइनस दोनों में कॉमन कर लिया, आर प्लस आर डैश हो गया।
क्या आर प्लस आर डैश को गायब करना है प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म में, तो हम कहें राइट हमको ट्राइंगल ले लीजिए क्यू एन आर और रेक्टेंगल ले लीजिए ए क्यू एन आर, बस दो बात। तो पहले क्यू एन आर लिया हमने, आर प्लस आर डैश प्लस एन, आर प्लस आर डैश प्लस एन इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। ऐसे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज ऑलवेज 360, therefore angle A plus 90 because normal is at angle 90 with the surface, 90 plus angle N plus 90 is equal to 360। फिर क्या किया 360, हमने कहा 90 प्लस 90 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा 180। एक क्वेश्चन नंबर 2 में से 3 को माइनस कर देंगे, n गायब हो जाएगा, आर प्लस आर डैश माइनस ए इक्वल टू 0, आर प्लस आर डैश इक्वल टू एंगल ए। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक फार्मूला है, हाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर प्लस आर डैश इक्वल टू 2a, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस 2e हो जाएगा। है समझ में आया? एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फार्मूला आ गया। देखने पे क्या पता चल रहा है, किस बात पर डिपेंड करता है? देखने में पता चल रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होगा। एंगल ऑफ इमरजेंस नहीं बोलूंगा क्योंकि एंगल ऑफ इमरजेंस भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ही डिपेंड करता है। हाँ, एंगल ऑफ इमरजेंस जो है डिपेंड करता है ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। एंगल ऑफ इमरजेंस मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस depend on the refractive index of the prism. Therefore, we can say that angle of deviation depends on material of the prism. Depends on material of the prism. And refractive index depends on the wavelength of the light. Refractive index depends on the wavelength of the light. Therefore, we can say angle of deviation also depends on wavelength of the लाइट। और यहां पे दिखाई दे रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म पर भी डिपेंड करता है। तो चार बातों पर निर्भर करता है। हाँ, डेल्टा डिपेंड्स ऑन फर्स्ट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस, नोट कर लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड सेकंड क्या है? सेकंड आपको बताया मटेरियल, हाँ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। एंड थर्ड क्या है? बताया ना, मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, ई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पर भी, तो आल्सो ऑन वेवलेंथ, ऑन wavelength of the light। एंड नेक्स्ट केस हो गई एंगल ऑफ प्रिज्म। ओ ऑन तो पहले लगा दिया, यहां मत लगाओ। एंगल ऑफ प्रिज्म। तो डेल्टा इन चार बातों पर, एंगल ऑफ डेविएशन चार बातों पर डिपेंड करती है। ये आपको नोट कर लेना चाहिए। आइए इसमें कुछ आगे बात करते हैं। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या आएगा? ग्राफ इसका ना बहुत सिंपल सा आता है, लेकिन बहुत कुछ बता के जाता है। इसका जो ग्राफ है तो सिंपल सा होता है, लेकिन बहुत बोलता है। क्या क्या बोलता है जरा देखिए।
इससे ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, मतलब एक प्रकार से करो ना, ऐसा, ठीक है, समझिए इसका मतलब क्या, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? देखिए शुरुआत में क्या दिखाई दे रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यहां I1 ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, हाँ, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एक और एंगल हो सकता है, ये दो वैल्यू हो सकती है एक ही डेल्टा के लिए। लेकिन अभी शुरुआत की बात करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, एंगल ऑफ डेविएशन देखो घट गया, I2 हो गया, डेल्टा 2 कम हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है। और आगे देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया, I3 और बढ़ गया भाई, एंगल ऑफ डेविएशन और कम हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ऐसी खास वैल्यू आई जिस पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो गया। अब और डेविएशन नहीं पॉसिबल है, और डेविएशन नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फिर से ये देखो, इसको हम I3 डैश बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि I3 पर जो डेविएशन था वही डेविएशन इस एंगल पर भी है, I3 डैश बोल सकते हैं। I2 पर जो डेविएशन था वही डेविएशन यहां पर भी है, तो इसको हम I2 डैश बोल दें। और I1 पर जो डेविएशन था उसको हम I1 डैश बोल दें। मतलब हो क्या रहा है, हा? ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है एक ही एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं। क्या? दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस, सही कहा, सही सुना आपने। और मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन तब हुआ है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यहां पर ये देखिए I1 थी, दिखाई दे रहा है ना। अब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तब हुआ है जब यहां पे देखिए I है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस I होने पर ही एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऐसा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बाकी एंगल ऑफ डेविएशन जितने भी हैं सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो दो वैल्यूज हैं। यानी अगर I1 पर लाइट रे इंसिडेंट होगी तो बाहर एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, माना कि हमको नहीं पता, लेकिन I1 डैश पर इंसिडेंट होगी तो भी एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही, एंगल ऑफ इमर्जेंस उतना ही होगा। अगर दोनों बातों को रिलेट किया जाए तो निकल के आता है कि I1 पर लाइट रे इंसिडेंट होगी तो I1 डैश पे बाहर निकलेगी, I1 पर इंसिडेंट होगी तो I1 डैश पर बाहर निकलेगी, और I2 पर इंसिडेंट होगी तो I2 डैश पे बाहर निकलेगी। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि जितने पे इंसिडेंट हुई है और जितने बाहर निकली है, बाहर निकलने वाले एंगल पर इंसिडेंट होगी तो पहली बार में जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे बाहर आएगी। यानी I1 अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो I1 डैश एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और I1 डैश एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो I1 एंगल ऑफ इमर्जेंस है। बात समझ रहे ना? तो मीन्स कुल मिला जुला करके एक ही बात बताना है आपको कि प्रत्येक एंगल ऑफ डेविएशन को हम दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर फाइंड कर सकते हैं। मीन्स ईच एंगल ऑफ डेविएशन कैन बी ऑब्टेन एट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सेप्ट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा है। तो ये कर्व है, कर्व का एनालिसिस भी मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप अच्छे से सीख लीजिए, लर्न कर लीजिए, तैयार कर लीजिए,
है, बहुत काम की चीज़ है आपके लिए भी। आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या कैलकुलेशंस होते हैं, जरा इसके बारे में सोचते हैं। एक बात ध्यान देना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होते हैं। क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आई बात? यानी रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू दी बेस, ऐसे केस में रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू दी बेस हुआ करती है। तो आइए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए कुछ फार्मूला वगैरह ड्राइव करते हैं। क्या, हाँ? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तो इसको हम हेडिंग देके पढ़ेंगे, नाम उसका रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, in the case of minimum deviation, in the case of minimum deviation, I have told you refracted ray passes symmetrically through the prism, that is parallel to रिफ्लेक्टेड रे। यहां पे देखिए क्यू आर है, कौन है, क्यू आर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्यू आर इज पैरेलल टू द बेस बी सी। हियर एंगल आई इज इक्वल टू आई डैश, ये तो पहले ही बता दिया है, आई डैश सॉरी ई, एंड आर इज इक्वल टू आर डैश। जब ये लाइन पैरेलल होगी ना, ये नॉर्मल है, आर इज इक्वल टू आर डैश, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। आगे बात हम करें तो हमने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए अगर फॉर्मूला लिखने जाएं तो आई प्लस ई की जगह पर भी लिखेंगे आई प्लस माइनस ए। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू, या ए को इसके साथ ले आ लें, प्लस ए इज इक्वल टू 2i। और यहां पर देखिए आप तो i इज इक्वल टू क्या आ रहा है, a प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अपॉन 2 आ रहा है। ओके, एंड वी नो दैट आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए, ऐसा तो फाइंड कर चुके हैं। आर प्लस आर डैश इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ करता है, और यहां पर दोनों इक्वल हैं। दिस इंप्लाइज दैट आर प्लस आर इक्वल टू ए, 2r इक्वल टू ए इंप्लाइज दैट r इक्वल टू ए बाई 2। i की वैल्यू भी मिल गई, r की वैल्यू भी मिल गई। स्नेल्स लॉ लगा देंगे, कर देते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू पर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ refraction यानी R. This implies that if you put the value, then you get sin A plus delta m upon 2 whole upon sin A by 2.
दिस इज द formula for refractive index of the prism in the terms of angle of minimum deviation and angle of prism। बहुत इजी वे में आप इसको डिराइव कर सकते हैं। जो हमारे पास फार्मूला डेल्टा इक्वल टू आई प्लस सी माइनस ए हुआ करता है, तो बताया मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई आपस में इक्वल होंगे और आर डैश भी आपस में इक्वल होंगे। तो ऐसे केस में आपने आई की वैल्यू फाइंड कर लिया, वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू भी फाइंड कर लिया इक्वेटर में, और साइन आई अपॉन साइन स्नेल्स लॉ यूज करके उसमें वैल्यू पुट कर दिया, तो फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत टफ है, आपको लगता है क्या? डरिए मत बिल्कुल, एक आध बार अपने मन से डेरिवेशन कीजिए, बहुत इजी है, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सर आप बहुत फास्ट पढ़ा देते हैं, समझ में नहीं आता। मैं तो कहता हूँ मुझसे भी स्लो कोई पढ़ाता है क्या? बहुत देर पढ़ाता हूँ मैं, तो सो के पढ़ाता हूँ भाई, फिर भी आपको ना समझ में आए तो इतनी देर में तब तक मैं प्रिज्म भी खत्म कर दिया था। जब मैं पढ़ाता हूँ ढंग से ना, अब तक प्रिज्म का सारा कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस वाला ना एंड हो चुका होता, लेकिन मैं बहुत स्लो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से आराम समझ में आए। तो यही जो प्रिज्म है बहुत छोटे एंगल का होगा, तब क्या होगा? डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। बहुत छोटे एंगल का प्रिज्म होगा तब डेविएशन क्या प्रोड्यूस होगा? छोटे एंगल का प्रिज्म होगा तो भाई इसमें विचार कीजिए, ऐसे छोटे एंगल का प्रिज्म होगा, नॉर्मल हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इमर्जेंट रे हो गई, यहाँ पर भी नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से दूर हटते हुए निकल गई रे। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी छोटा होगा एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये भी छोटा होगा, है ना, स्मॉल होंगे। तो ऐसे केस में अगर आप क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ में साइन आई अपॉन साइन आर को आप नियरली इक्वल टू आई अपॉन आर लिख सकते हैं, है ना। ये ए बी सी पी क्यू आर एस ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे आर, यहाँ पे आर डैश, इस सब की बात कर रहे हैं ना, एंगल ऑफ इमरजेंसी। तो स्नेल्स लॉ कहाँ यूज कर रहे हैं? पॉइंट के ऊपर, एट क्यू। तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, आ जाएगा, एंड एट आर, अगर पॉइंट आर पर स्नेल्स लॉ यूज करें तो होगा 1 अपॉन म्यू, क्योंकि डेंसर से रेयर जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है, उल्टा लिखा जाएगा ना, 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आर डैश है और एंगल ऑफ इमरजेंस है ई, साइन ई इज नियरली इक्वल टू आर डैश अपॉन ई को लाके इधर मल्टीप्लाई, उसको उधर, तो क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू म्यू इंटू आर डैश। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद स्टूडेंट्स में अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं, एंगल ऑफ डेविएशन, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए होता है। तो आई की वैल्यू म्यू इंटू आर और ई की वैल्यू म्यू इंटू आर डैश माइनस ए। डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू कॉमन आर प्लस आर डैश माइनस ए, बट वी नो दैट आर प्लस आर डैश इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, देयरफॉर
डेल्टा इक्वल टू म्यू इंटू ए माइनस ए, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। वाओ नाइस। हाँ, थिन एंगल का प्रिज्म होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए होगा, तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का जिक्र विकर नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, एंगल ऑफ डेविएशन सेम आएगा। कब? जब प्रिज्म छोटे एंगल का होगा। ठीक, कैसे किया? बहुत इजीली मैंने कहा, पॉइंट के ऊपर पॉइंट आर पर जो है स्नेल्स लॉ लगाइए। एंगल छोटे होने के वजह पर साइन हटा करके एंगल को सीधे लिखिए, साइन आई इक्वल टू आई, साइन आर इक्वल टू आर आप लिख दीजिए। आई और ई दोनों को आर के टर्म में हमने ले दिया, म्यू के टर्म में, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट किया तो म्यू दोनों में कॉमन हो गया, आर प्लस आर डैश की जगह पे ए होता है लिखा हमने, तो ए दोनों में कॉमन हो गया, तो डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए आ गया। फॉर्मूले याद रहेंगे ना, सीरियल वाइज सब पढ़ लीजिए और याद रखिएगा इन लोगों को। तो बताया एक प्रिज्म से एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होता है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन कह लो, एंगल ऑफ इमर्जेंस कह लो, हाँ, ये सब बातें किन बातों पर डिपेंड करती हैं? प्रिज्म का मटेरियल क्या है, हाँ, जो लाइट जा रही है उसकी वेवलेंथ क्या है। तो इसका बड़ा ही गजब का एक हमको व्यू देखने को मिलता है, और इसी की वजह से हमको पता चला कि सन से आने वाली लाइट 7 कलर अपने में समेटे हुए होती है। हमको क्या पता था कि सन से आने वाली ये जो विजिबल लाइट है इसमें 7 कलर्स होते हैं। हमको पता था? नहीं पता था। लेकिन इसी फिनोमेना की वजह से हमको पता चला। हुआ क्या? ये देखिए, कोई प्रिज्म था, सन से आने वाली व्हाइट लाइट को सीधे इस पर इंसिडेंट करा दिया गया। सन से आने वाली व्हाइट लाइट को सीधे इस पर इंसिडेंट करा दिया गया, तो इसके दूसरी तरफ एक स्क्रीन रखी गई। स्क्रीन पर तो भयंकर परिणाम देखने को मिले। स्क्रीन पर 7 कलर्ड बैंड्स ऑब्टेन हुए। वाह! स्क्रीन पर क्या? 7 कलर बैंड्स। ये मेरी फिंगर्स आप देख रहे हैं ना, ऐसे एक रेड कलर का बैंड मिला ना, कहीं पर येलो का मिला, ब्लू का मिला, वायलेट का मिला, ऐसे 7 कलर के बैंड मिले। कंफ्यूज हो गए लोग, यहां तो पेंटिंग नहीं की गई, बट 7 कलर्ड ये बैंड क्यों मिल रहे हैं? तो कुछ लोगों को शक हुआ, कुछ लोगों को शक हुआ, शायद ये कोई ऐसी डिवाइस है, शायद ये कोई ऐसी डिवाइस है जो लाइट को रिसीव करके 7 कलर का बैंड प्रोड्यूस कर रही है। ये ऐसी डिवाइस है जो 7 कलर का बैंड प्रोड्यूस कर रही है। कुछ लोगों को ऐसा शक हुआ। 7 कलर जो मिले थे, कैसे मिले थे हमको नहीं पता, अभी बताते हैं आपको। लेकिन 7 कलर के बैंड मिले तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये व्हाइट लाइट है, इसमें 7 कलर हैं, ये डिवाइड हो जा रहे हैं, ये डिवाइड कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमें कैसे पता को डिवाइड कर रहा है। तो इसमें न्यूटन भी शामिल थे। तो न्यूटन साहब ने क्या किया? बोला अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये जब भी व्हाइट लाइट पाएगा प्रोड्यूस करेगा, और अगर सीधा प्रिज्म अगर स्प्लिट कर रहा है, इसी में 7 कलर हैं, सीधा प्रिज्म स्प्लिट कर रहा है, तो उल्टा प्रिज्म क्या करेगा? उनको फिर से कंबाइन कर देना चाहिए। तो आइए बात कंफर्म कर लेते हैं, क्लियर हो जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है भाई। तो न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट कर लिया। क्या किया न्यूटन साहब ने भाई?
सीधा प्रिज्म ले लिया ABC, और उसी के सामने एक दूसरा प्रिज्म ले लिया A' B' C, उल्टा प्रिज्म ले लिया, लाइट रे इंसिडेंट हुई तो ये व्हाइट लाइट थी, फिर इससे जब लाइट रे इमर्ज हुई इससे जब लाइट इमर्ज हुई तो देखा गया फिर से व्हाइट लाइट इमर्ज हुई, बाहर आई। इन्होंने दो प्रिज्म लगा दिया भाई, बताया ना क्या किया, दो प्रिज्म लगा दिया, एक सीधा एक उल्टा। न्यूटन साहब को जल्दी विश्वास तो होता नहीं, दूसरे को गलत बहुत जल्दी साबित भी कर देते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पे क्या हुआ, सीधा प्रिज्म फिर लगाया उल्टा प्रिज्म, तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई थी, अब बाहर भी आई व्हाइट लाइट। तो क्या ये बात साबित हो गई कि एक लेंस जो सीधा एक प्रिज्म जो सीधा है व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। हाँ, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। जो दूसरा प्रिज्म है वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन उनको फिर से एक दूसरे के साथ कंबाइन करा दे रहा है। यार ये बात सही साबित हुई कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्ड लाइट, 7 colored light. Okay, white light consists of 7 colored light of different frequencies, of different wavelength. Due to different wavelength, they have different direction of refraction. इनका वेवलेंथ अलग अलग है, सातों कलर का, इनका कलर डिफरेंट है, इनका वेवलेंथ डिफरेंट है। वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से इनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग हो गया। इसी वजह से जब ये बाहर निकले तो इस तरह से बाहर निकले, 7 अलग अलग पार्ट में बाहर निकले ये, ठीक है। और कौन कौन से कलर थे, इनका ऑर्डर क्या था, विबग्योर से पता चले करेंगे हम लोग याद करने के लिए। विबग्योर है ना, वी से क्या हो गया, वायलेट, वायलेट, इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, और इधर वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। विबग्योर, रेड कलर का डेविएशन सबसे कम हुआ, वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ। और देखा ये भी गया कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है। यानी प्रिज्म सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट को सबसे ज्यादा डेविएट कर रहा है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को सबसे कम डेविएट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो फिनोमेना है इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिफिनेशन आप लिखेंगे क्या, वो मैं बोल रहा हूं, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इज नोन एज dispersion of light. Okay, very simple. Splitting of white light into its 7 components is known as dispersion of light. फिगर आपने ये बना लिया, फिगर में ऑर्डर क्या रहेगा ये भी देख लिया। ऑर्डर ये क्यों है, क्योंकि वेवलेंथ की बात है। अब वेवलेंथ का रिलेशन एक कॉचीज रिलेशन से आता है ना,
कॉचीज रिलेशन ये क्या बताता है? बताता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा पावर 4, यानी जिस कलर का वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा, और फार्मूला डेल्टा इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना कम होगा। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ध्यान दीजिए, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा होता है। ओह एक मिनट, तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का सबसे कम, वायलेट कलर का वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए वायलेट कलर का जो रेड कलर का डेविएशन है वो सबसे कम और वायलेट कलर का डेविएशन है जो सबसे ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये डेविएशन कैसे हो रहा है ये बात आपको समझ में आया। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ये क्या रहा ये भी आपको पता चल गया है। हाँ, 2 prisms are taken in opposite sense. One prism splits the light into 7 color and another inverted prism recombines the 7 colored into white lights. ओके, ये एक्सपेरिमेंट रहा उनका, ये फार्मूला वगैरह मैंने बता दिया। आइए एंगल वगैरह के बारे में थोड़ा डिस्कस। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मीडियम दो तरह का होता है। एक मीडियम में लाइट के सभी कलर एक ही स्पीड से ट्रेवल करते हैं, इसलिए सभी लाइट एक ही साथ होती है और वाइट लाइट की तरह से होती है, यानी जैसा कि वैक्यूम और एयर में हम देख रहे हैं हमको कोई भी 7 कलर दिखाई नहीं दे रहा है। इसे नॉन डिस्पर्सिव मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन डिस्पर्सिव मीडिया। लेकिन बाकी जो मीडिया है जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, हाँ, इसमें जब ये व्हाइट लाइट एंटर करेगी, इसमें जब ये व्हाइट लाइट एंटर करेगी तो अलग व्हाइट लाइट में अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होने की वजह से अलग अलग कलर की लाइट के लिए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, तो वो अलग अलग एंगल पर रिफ्रैक्टेड होंगी और वो इसीलिए 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएंगी। इस प्रकार से किसी रिफ्रैक्टिंग मीडियम से व्हाइट लाइट पास होने पर सामने रखी स्क्रीन पर 7 कलर्ड बैंड प्राप्त होता है ना। 7 कलर्ड बैंड जो प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। दिस 7 colored band obtained on a screen when white light passes through a prism is known as spectrum of white light. तो नॉन डिस्पर्सिव मीडिया। दूसरा बताए डिस्पर्सिव मीडिया, ऐसा मीडिया जिसमें लाइट के अलग अलग कलर्स अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं उसे डिस्पर्सिव मीडिया कहते हैं। मीन्स द मीडियम इन विच द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल with different speeds is known as dispersive media. ओके, डिस्पर्सिव मीडिया, नॉन डिस्पर्सिव मीडिया, दोनों बातें मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात है एंगल ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ये भैया किसी प्रिज्म की क्वालिटी होती है कि वो कितने वाइड बैंड्स को प्रोवाइड कर सकता है, यानी स्प्लिटिंग जो करेगा कितना वाइड स्प्लिटिंग करेगा। हाँ, तो इसको डिफाइन करते हैं द सेपरेशन बिटवीन 2 एक्सट्रीम कलर्स। क्या? द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 एक्सट्रीम कलर्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट इज नोन एज एंगल ऑफ डिस्पर्जन। जैसे देखा जाए रेड के लिए लिखा जाएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट देखा जाएगा, वायलेट तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर एंगल ऑफ डिस्पर्जन निकालना होगा, एंगल ऑफ डिस्पर्जन ये हो जाएगा द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कलर्स हैं रेड एंड वायलेट,
एक्सट्रीम मतलब बाउंड्री पर, बीच में बाकी 5 हैं, एंड्स पर ये दोनों हैं, तो एंड्स पर जो कलर है उनके बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना है, मीन्स एंगुलर डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस एंगुलर डेविएशन ऑफ रेड। तो वायलेट का एंगुलर डेविएशन लिखा जाए तो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस रेड का लिखा जाए म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1 ब्रैकेट में आर, ये कॉमन कर लिया, ये माइनस मल्टीप्लाई को प्लस कर दिया, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ गई म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये आ गया एंगल ऑफ डिस्पर्जन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ओके, अब डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर का मतलब किसी प्रिज्म के द्वारा लाइट को डेविएट कराने की कितनी क्षमता उसके अंदर है। डिस्पर्सिव पावर इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए प्रिज्म टू डिस्पर्स द व्हाइट लाइट। ओके, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन, येलो कलर को मीन कलर माना जाता है। डेविएशन ऑफ येलो कलर इज कंसिडर्ड एज मीन डेविएशन। ओके, तो येलो कलर के लिए जो डेविएशन होगा, मेरी समझ से देखिए क्या हो जाएगा, येलो कलर के लिए डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। किसके लिए होता है, हम तो इसको मीन कह रहे हैं, लेकिन ये होता है फॉर कलर येलो। ओके, तो डिस्पर्सिव पावर क्या हो जाएगा, डिस्पर्सिव पावर हो जाएगा इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स मींस एंगल ऑफ डिस्पर्जन दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा मीन, यानी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू ए से कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से डिस्पर्सिव पावर की भी डिफिनेशन आपको याद होगी, वही होगी, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज द डेविएशन ऑफ येलो कलर्ड लाइट। ओके, थैंक यू। तो इस प्रकार से आपको प्रिज्म के बारे में सारी बातें मैंने बता दिया। न्यूमेरिकल्स वगैरह आप करिएगा, जो आएगा ठीक, जो नहीं आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन करिए। व्हाट्सएप लिंक, जिनके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है वो लिंक में जाकर के मेरा व्हाट्सएप नंबर ऐड कर लीजिए, ग्रुप में आ जाइए और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू।